नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम। यूक्रेन में जो हो रहा है उसका दुख, दर्द, संवेदना, आंसू सब दिखाए जा रहे हैं, सब देख रहे हैं। आप भी परेशान हैं, आपका परिवार भी परेशान होगा। जो कुछ तालिबान में हुआ वो भी देखा गया, जो कुछ इराक में हुआ वो भी देखा गया, लेकिन इस देश में 32 साल पहले एक काला अध्याय लिखा गया था, लेकिन उस काले अध्याय को ना किसी ने देखा ना सुना। वो काली रात ऐसी थी कि लाखों कश्मीरी पंडित अपने घर से बेघर हो जाते हैं और इस देश की सरकार पर जू नहीं रेंकती। एक फिल्म बनती है कश्मीर फाइल्स, जो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जो सुपरहिट हो जाती है, और उस फिल्म में जब सच्चाई दिखाई जाती है तो तथाकथित प्रोधा, तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि यह हिंदू मुसलमान करने की एक बड़ी कोशिश है। इस फिल्म को तत्काल प्रभाव से बैन कर देना चाहिए, यह तक कहा जाता है। जब उस फिल्म को देखकर लोगों के आंसू भर आते हैं और वो भारत माता की जय और वंदे मातरम कहते हैं, तो कहते हैं ये तो वही वॉर मॉन्गरिंग है जिसको भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री इस फिल्म की तारीफ कर देते हैं, तब कई तथाकथितों के सीने पर सांप लौट जाते हैं। क्यों? आज मैं भी दिल खोल के बोलूंगा, और इसलिए बोलूंगा कि यह बोलने का दिन है, लेकिन आज कोई और भी बोलेगा। मेरे साथ यहां पर कई कश्मीरी पंडित हैं जो आज दिल खोलकर अपनी बात को रखेंगे। उस काली रात को क्या कुछ हुआ था, उसकी सबसे बड़ी गवाही आज नोएडा के स्टूडियोज में होगी। पहले एक रिपोर्ट। 90 का दशक भारत के इतिहास में वो काला अध्याय है जिसके दाग शायद ही कभी मिट सकेंगे। ये वो दौर था जब लाखों कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया। ये वो दौर था जब लाखों कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी के तौर पर रहने को मजबूर होना पड़ा। गली में निकली तो मैंने अपने भाई को वहाँ देखा नीचे गिरे हुए, तो मैंने उसको उठाया और बुलाया, सतेश, मगर वो कुछ नहीं बोला। कोई मुसलमान नहीं आया था हमें बोलने के लिए। पोस्टर देके फिर पुलिस गई सिविल वार्डी में देखने के लिए, तो वहाँ उन्होंने लिखा था उसमें कि हमने उनको मारा, जेल में डाला हमने उसको, मगर हमें आज तक बॉडी का पता ही नहीं चला। फिल्म कश्मीर फाइल्स ने उन दुख भरी यादों को फिर ताजा कर दिया है, लेकिन हैरानी की बात है कि कश्मीरी पंडितों का सच सियासत को पसंद नहीं आ रहा। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चलाया। हिंदुस्तान फिल्मों से नहीं चलेगा, हिंदुस्तान सरकार के शासन और नीति से चलेगा। हैरत अफसोस इस बात का है कि 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गरम करने के लिए। जरा सोचिए वो कैसा मंजर रहा होगा। जरा सोचिए उन कश्मीरी पंडितों के जहन में क्या चल रहा होगा जो मस्जिदों से 3 नारे लगातार सुन रहे थे। कश्मीर में अगर रहना है, अल्लाह अकबर कहना है। यहाँ क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा, हम बनेंगे पाकिस्तान हिंदू औरतों के साथ हिंदू मर्दों के बिना। हैवानियत का नंगा नाच सड़कों पर खेला जा रहा था। पंडित टीका लाल टपलू की नृशंस हत्या आज भी हर हिंदुस्तानी को झकझोर कर रख देती है। पेशे से वकील और बीजेपी के बड़े नेता पंडित लाल टपलू की 14 सितंबर 1989 को जेकेएलएफ ने हत्या की थी। इसके कुछ दिन बाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस एन.के. गंजू को गोली मार दी गई। ऐसे ही पेशे से लैब असिस्टेंट गिरिजा टेक्कू को पहले अगवा किया गया और कई दिनों तक गैंगरेप के बाद आरी से 2 टुकड़ों में काट डाला। अब जरा सोचिए, टेलीकॉम इंजीनियर बालकृष्ण गंजू का क्या दोष था? उन्हें आतंकियों ने न सिर्फ गोली मारी
बल्कि उनकी पत्नी को उनके खून से सने चावल खिलाए। ये लिस्ट सिर्फ इतनी ही नहीं है, न जाने कितने कश्मीरी पंडितों की जुबान काट दी गई, न जाने कितनों की आंखें निकाल दी गई। बड़ा ताज्जुब होता है जो लोग सियासत कर रहे हैं, क्या उनके लिए ये सिर्फ कहानियां हैं? क्या इनमें उन्हें पीड़ा, संवेदना नजर नहीं आती? ये देश है हमारा में आज कश्मीरी पंडितों के दर्द की लाइव गवाही होगी। ये ऐसा दर्द है जिसको सुनकर, जिसको देखकर इस देश का युवा भी निशब्द हो गया है। आंखें भरी हुई हैं, दुख, दर्द, संवेदनाएं, सब शब्द छोटे पड़ जाते हैं। आज मैं सही कहूं तो शब्द मेरे पास भी नहीं है कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। लेकिन ये सब कुछ आजाद भारत में, सेकुलर इंडिया में 32 साल पहले हुआ, लेकिन किसी को कोई दर्द नहीं हुआ। मेरे साथ इस विषय पे बात करने के लिए कई कश्मीरी पंडित हैं। मेरे साथ मनोज रघुवंशी हैं, जिन्होंने इंटरव्यू किया उस निर्मम व्यक्ति का जिसने बोला मैंने कश्मीरी पंडितों को मारा। मेरे साथ कश्मीरी पंडित ललित अंबरदार हैं, जाने माने टीवी पैनलिस्ट है, आंखें नम है उनकी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के सांसद हैं। मेरे साथ इरफान हाफिज डोन है, एडवोकेट है। शोहेब जमई है, मुस्लिम चिंतक है। सलमान निजामी है, नेता है कांग्रेस पार्टी के और कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं। लेकिन जब नारे लगाए जा रहे थे तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब नारे लगाए जा रहे थे अल्लाह अकबर के, तो शायद किसी सेकुलर इंडियन को कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरे साथ यहां पर जोगी साहब भी हैं, जो कि कश्मीरी पंडित हैं, पेशे से इंजीनियर है, टेलीकॉम इंजीनियर ही हैं। और जिन बालकृष्ण गंजू को मारा गया था, जिनकी निर्मम हत्या हुई थी, उनके करीबी मित्रों में से एक हैं। एक रात पहले उनसे बात हुई इनकी, क्या हुआ था सबसे पहले मैं उन्हीं से यह जानने की कोशिश करूंगा। जोगी साहब, उनकी हत्या इसलिए हुई कि वो ट्रू पैट्रियोटिक थे। उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, प्रिंटेड सर्कुलर। ही urged upon his colleagues, don't abdicate your responsibility by leaving the valley because security forces need telecom services. और उन्हें मारा क्यों? Yes, and the second thing that he did, दूसरा काम जो उसने किया, लेट रेस्पेक्टेड जगमोहन जी, जिनका टेलीफोन बग हो रहा था स्ट्राउजर एक्सचेंज में, वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के एक्सपर्ट थे। He shifted that telephone. He was instrumental in shifting that telephone. स्ट्राउजर एक्सचेंज से बरजुला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में उसने ये शिफ्ट किया टेलीफोन। उन दो कारणों की वजह से ही he was murdered. कैसे मारा गया था उनको? He was murdered. उसके घर में, मुझे शाम को 10:30 उसके घर में टेररिस्ट घुस गए। और द मोस्ट डिप्लोरेबल थिंग इज उसका जो पड़ोसी था, जिसको वो सस्टेनेंस दे रहा था 10-15 दिन से, उसी ने उनको बोला वो कहां छुपा हुआ है। कहां छुपे हुए थे वो? ड्रम में छुपे हुए थे, राइस ड्रम में छुपे हुए थे। वो आगे उन्होंने उनको दे पंप ब्लड से उधर ही मार दिया, गोलियां चलाई ड्रम के अंदर ही। और सुनिए, नो आई डोंट एंड हियर, सबसे वर्स्ट चीज, हम यहां दिल्ली में थे, मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी था, मेरे जनरल सेक्रेटरी एम के बागची थे। हम गए जॉर्ज फर्नांडिस के पास, जो मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स थे। ही वॉज वेरी सिंपैथेटिक। उन्होंने कहा ही वॉज ट्रू पैट्रियोटिक, ही वॉज अ मार्टियर, दोज वर द वर्ड्स। आई विल डू माई बेस्ट इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, एवरीथिंग ही सेड। एंड ही सेड फाइनली, आपके होम मिनिस्टर मुझे बोला आपके स्टेट से है लेट श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, आप उसको क्यों नहीं मिलते? बिलीव मी, ही वॉज सो कोल्ड, ही वॉज सो अनरिसेप्टिव, नथिंग। It was deplorable on his part, जो उसका एटीट्यूड। हम देखेंगे ऐसे चीज होते रहते हैं, होते रहते हैं ऐसे चीज। yes, those words, I mean it sends shivers down your spine, जो उन्होंने बोला। And Yasin Malik, he was identified by almost every Indian, by every Kashmiri, that he was heading the gang of perpetrators of murder.
And it was disgraceful on the part of then Prime Minister to greet and meet him. Then Prime Minister of this country met him, greeted him. डॉक्टर मनमोहन सिंह में Yes! A shameful act. That's what I have to say. जी, मैं आप क्या कहना चाहती हैं? ये जो मैं आता हूं आपके पास, आप आंखों में, आपकी आंखें भी नम है, क्या कहना चाहती हैं आप? जी, मैं क्या कहूँ, इन्होंने हमें अपने ही स्टेट में एक रिफ्यूजी बना दिया, जो हमें मतलब जो हम राजा थे, राजा से रंग बना दिया, और हमसे कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं करा। क्या नहीं करा आपने? क्या नारे लगते थे वहां पर? आप वहाँ पे नारे ये लगते थे, हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। बटो सहित बटो वरई। दैट मीन्स कि हमें कश्मीरी पंडितों के साथ आज़ादी चाहिए, और उनके हस्बैंड या उनके भाइयों, उनके पिताओं के बिना चाहिए। वो नारे सुनने के बाद कौन बाप अपनी बेटी को वहाँ रखेगा? कौन भाई अपनी बहन को वहाँ रखेगा? और ये कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं करा। गिरजा टिक्कू को काट के डाल दिया, उसके बाद वही तो मैं कह रही हूँ, काट के डाल दिया आरे से। उसके बाद कौन लेडी वहाँ रुकेगी? उसका गैंग रेप करा, उसके बाद कौन रुकेगा वहाँ पे? तो ये उसके बाद भी, आज भी जब ये मूवी आई तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी, हमने कुछ नहीं करा। बोला गया कि वहाँ पे मुसलमान भी मारे गए थे, वहाँ पे सिर्फ कश्मीरी हिंदू नहीं मारे गए। हमने तो नहीं मारा, हमने तो नहीं कुछ कहा। एक बात कही जाती है कि कुछ दबे कुचले हुए लोग थे, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं ने तो कभी बंदूक नहीं उठाई। किसी ने सुना कश्मीरी हिंदू ने बंदूक उठाई हो? मैं जी अमीश जी, मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ यहाँ पे। मैं छानापुरा श्रीनगर की निवासी हूँ। मेरा नाम सुनीता दुरानी है। उस वक्त मैं यहाँ पे, मेरे चाचा श्री ब्रियल बान आईबी में थे, और हमारे घर के बाहर इलेक्ट्रिक पोल पे पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था, आपकी जिंदगी की जिम्मेवारी हम नहीं लेते हैं, यहाँ से निकल जाइए। नाम BL बान और भी कई पंडितों का नाम लिखा हुआ था। और वो रात हमने कैसे निकाली ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। उस रात को हम 3 बहनें और मेरे चाचा जी घर के अंदर, छोटी बहन को हमने बाहर से निकाला, उसको ये बोला कि तू बाहर से दरवाजा बंद कर, उसमें लॉक लगा। वो बेचारी सन्नाटे में, भयानक रात, अंधेरा, बर्फ गिर रहा है बाहर, वो बाहर आई, लॉक लगाया, अंदर हम बैठे हैं बहनें। मैं 20 साल की थी, वो 13-14 साल की मेरी बहनें। हमें मेरे चाचा जी हमको ये बोल रहे हैं कि बेटा सुनो मेरी बात, ये ना ये जो सारी गीता वो बताने लग गए कि ये सारा जीवन मृत्यु ना माया होता है बेटा। अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं फिर से जन्म लूंगा ना, तो आप इसके लिए चिंता नहीं करना अगर कोई अंदर आ भी जाए। और उसके साथ और फिर हमें ये बोला कि अगर तुम तीनों का रेप हो जाता है तो तुम लोग सिर्फ ईश्वर का नाम लेना। उस टाइम सिर्फ ये सोचना कि हमारे प्रभु महादेव है यहाँ पे, बस उनके बारे में सोचना, और जैसे ही मौका मिले भागने की कोशिश करना। ये हमारे साथ हुआ है। और वो रात आप सोचिए हमने कैसे निकाली होगी। भगवान की कृपा है कि वो रात निकल गई, और उसके बाद किस तरह हम वहाँ से निकले हैं। चाचा जी ने पूरा अपना अपीयरेंस चेंज किया। सुबह सुबह हम निकले, 2-3 किलोमीटर पैदल चले। उसके बाद हमने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं लिया क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं था, वो कौन चलाएगा, कहाँ पहुँचाएगा, कभी पता नहीं था। हमने एक मैटाडोर वहाँ चलती थी, मिनी बस, उसमें बैठ के हम रैनावारी आए हैं। रैनावारी में हमने उनको, वहाँ करनी होती है, ब्लड करनी कहते हैं, एटिक होती है। आप सोचिए व्यूअर्स सोचिए, इनके चाचा कह रहे हैं कि आपका रेप भी हो जाएगा तो आप वहाँ से भागने की कोशिश करना। सोचिए एक परिवार के सदस्य के लिए ये बात कहनी कितनी कठिन रही होगी। ये जो वेदना है ये शायद अभी तक किसी ने सुनी भी नहीं होगी। हम कहते हैं कि क्या होता है कश्मीर में, क्या हुआ, इस देश ने शायद देख के भी अनदेखा कर दिया। इस देश के तथाकथित पत्रकारों ने देख के अनदेखा कर दिया और यह कहा कि कश्मीरी पंडित एलीट क्लासिस्ट मारी गई उधर। शर्म आनी चाहिए अगर आज वो लोग सुन रहे हैं मुझे तो। और मैं बिल्कुल, आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स टुनाइट, ये सत्य है। और आज कहा जा रहा है कि वहां पर उतनी तादाद में बाकी लोग भी मारे गए थे।
जो इनके साथ हुआ वो किसी के साथ हुआ है क्या? उधर कश्मीरी हिंदुओं को तरपा तरपा के मारा गया, आरे से काटा गया। मैं आऊंगा, आपने बिट्टा कराटे का इंटरव्यू भी किया था मनोज रघुवंशी जी, और मैं आपके पास भी आऊंगा। सब बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, आपकी पार्टी पे तो बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म को चलाने के लिए आप सारा खेल खेल रहे हैं। भूपेश बघेल ने तो बोला 2024 के चुनाव के लिए सब कुछ हो रहा है। केरल कांग्रेस ने बोला मुसलमान भी मारे गए थे, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? क्या कहना चाहते हैं? ये सुनने के बाद और जो तकलीफ दिखाई गई है ना, इस पे मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा कश्मीरी हिंदुओं की तरफ से। इसमें एक और बात कह दूं, कश्मीरी पंडित क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जैसे बाकी हिंदुओं से कुछ अलग है। अरे भाई, क्या उस जमाने में बाकी नहीं रहते होंगे? बाकी किसी को बख्शा गया? कभी किसी को नहीं बख्शा गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक लाइन उनकी तरफ से कि बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं, और तू कहता है जख्म दिखता नहीं। और इरफान हाफिज लोन, एक तथाकथित बुद्धिजीवी ने बोला, देखिए खून से सने चावल जो थे वो खिलाए नहीं गए थे, इस फिल्म में गलत दिखाया गया है, वो सिर्फ खून डाला गया था चावल के अंदर। बहुत बड़ी बात हो गई। अब आप मुझे बताइए कि आज तक आपने कंडेम करा जो नारे वहां पे लगाए गए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये नारे लगाकर कश्मीरी पंडितों को उधर रौदा गया, और फिर कहा जाता है ये जेनोसाइड नहीं है। और क्या होता है जेनोसाइड? देखिए, मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूंगा, बोलने का मौका दीजिएगा। जी, मैं सबसे पहले ये आपको कहना चाहता हूं, जो कश्मीर है, इस बात पे हम सब सहमत है कि कश्मीर में मानवता का कत्ल हुआ है। पिछले 30 साल हमने देखा, सबने देखा कि मानवता का कत्ल हुआ। वहां पर हजारों में लोग मारे, जो भारत सरकार भी मानती है, और उसमें से बदकिस्मती ये भी है, उसमें से 1% हमारा कश्मीरी पंडित भाई भी है। मैं ये कहना चाहता हूं, वहां पर हर गली कोचे में आप मातम देखेंगे। दैट इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मिजरीज एंड ट्रॉमा। मैं 7वीं में पढ़ता था जब मेरे वालिद साहब शहीद किए गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दुख, जो ये क्रूरता जो हमारे साथ, अब मैं मुकम्मल कर रहा हूं, जो हमने देखा वहां पर, जुल्म देखा, अत्याचार देखा, मेरे कश्मीरी पंडित जो ये बोल रही थी मेरी बहन, इसका दर्द सही है, हम सब ने झेला है। सही दर्द किया क्या आपने? मैं मुकम्मल कर रहा हूं, लेकिन मेरी आपसे शिकायत है कि जब परसों काली रात थी 1990 में ही, उसी आसपास, जब कुनन पुष्पोरा में महिलाओं के साथ रेप हुआ, आपको उसका दर्द नहीं है? जब परसों अल्ताफ की बेटी कहती थी, जो सरकार ने कहा कि ये अल्ताफ निर्दोष है, गोली मार दी, कहती थी मुझे पापा की लाश दे दो, मुझ पे दया करो। हर दिन कश्मीर होता है, मानवता का कत्ल होता है, हम सब एक है, हम सब ने जुल्म झेला है। एक सेकंड, मैं आपको ललित अमरदान, क्या गौ कत्ल में एक ही दिन आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। हमारा दर्द जायज है, हम सब ने झेला है, आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनने का मादा रखिए, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। मुझे आपने मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। आपने पैदा किए थे लोन साहब, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वो हालात पैदा, मैं मानता हूं तुम मर गए हो, लेकिन किसने मारा तुझे? तुमने तो उनको हाथ पकड़ कर लाया है, जिसने तुमको भी मारा, लेकिन तुमको मैंने, इन्हें सुनना पड़ेगा, कश्मीरी पंडितों को सुनना पड़ेगा, कश्मीरी पंडितों को सुनना पड़ेगा। मौलाना को भी सुन रहा था। जी, आप देखिए, कश्मीरी पंडित और हम शिवरात्रि आज भी खत्म मनाते हैं। सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इरफान हाफिज तो सुनना पड़ेगा। आपको सुना जगह दी, अगर आप लोगों को भी मारा गया, मैं मानती हूँ, मगर जगह पहले आपने अपने घरों में उनको शरण दे दिया ना, लाया आपने पाकिस्तान से उनको बुला के। सर आप हमें पता है, मुस्लिम लड़की को किसी को रेप नहीं किया गया। ना सुनिए, बताइए किस बात की लड़ाई थी? कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है, उसका हल होना चाहिए, सबको मालूम है। इन्होंने कहा, बाकी हमारा कश्मीर, अब देखिए, इन्होंने कहा सेकुलरिज्म नहीं है। बी फेयर। देखिए यहाँ पर, यहाँ आपने अपनी बात को इन्होंने कहा, एक लाइन कह दूं, एक लाइन कह दूं। माय प्रॉमिस, जो आप बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप। मैं हाफ मिनट आपकी परमिशन मांगूंगा। नहीं, अभी सर को बोलने दीजिए। इन्होंने कहा कश्मीर एक राजनीतिक लड़ाई थी,
और जब जाकिर मूसा खुलेआम कहता कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, कितने लोगों ने विरोध किया था? क्यों वहां पर सिर्फ आईएसआईएस का झंडा दिखता था? वो तथाकथित कश्मीर का झंडा एक बार नहीं दिखा? क्यों पाकिस्तान अगर पॉलिटिकल लड़ाई थी, और सुनिए, अगर पॉलिटिकल लड़ाई थी, तो निज़ाम मुस्तफा कैसे आया? अगर पॉलिटिकल लड़ाई थी, तो निज़ाम मुस्तफा कैसे आया? एक मिनट, पॉलिटिकल लड़ाई थी तो अभी 2019 से पहले भी धारा 370 हटने से पहले हर जुमे की नमाज के बाद हुजूम के साथ भीड़ क्यों निकलती थी? जब पॉलिटिकल लड़ाई थी, अगर सही बात तो कह रहे हैं। तो सबको निकल जाना चाहिए था। और दूसरा, फिर मोहन भगवत कहता है हिंदुस्तान में रहना हिंदू बन के रहो। क्या सुधांशु जी भी हमें यही कहते थे? डीएनए की बात करते हैं, किसी एक ने कहा, किसी एक ने मजहबी रंग दे दिया, क्या फिर आप उज्बेकिस्तान से थोड़ी आए हो? ओके सुधांशु, ओके ललित अंबरदार। सबसे पहले आप पत्रकारों की बात कर रहे थे, आप मनोज जी की बात कर रहे थे। मैं आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं, मनोज रघुवंशी जी जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया पत्रकारिता में, एक उदाहरण स्थापित किया कि उन्होंने एक बुचर ऑफ कश्मीरी हिंदुओं का कसाई फारूक अहमद डार, जिसको बिटा कराटे बोलते हैं, बिटा कराटे को कम बोला करें, उसका नाम फारूक अहमद डार, इस्लाम मुसलमान कश्मीर का, जिसने अपने दोस्तों को नहीं बख्शा। सूंघता था वो जहां पे उसको कहीं पे भी कश्मीरी पंडित की, कश्मीरी हिंदू की स्मेल आती थी और पिस्टल निकाल के सोचे बगैर मारता था और वो साइकोपैथ नहीं था। ये भी बताया जा रहा है कि वो साइकोपैथ था, साइकोपैथ नहीं था वो, इसको हिंदू फोबिया था, हिंदू कत्ल करने हैं। जैसे आप देखते हैं तालिबान, जैसे आपने आईएसआईएस ने देखा कैसे उन्होंने वो यजीदीज का कत्ल किया, उनकी औरतों को $5 में बेचते थे सड़क पे, ये था वो। दूसरा मैं टिम सेबेस्टियन को याद करना चाहता हूं, जिसने हार्ड टॉक में बीबीसी पे इस दूसरे कश्मीर का वहाबी सुन्नी जहादी यासीन मलिक, जिसको दिल्ली के पत्रकारों ने, दिल्ली के एकेडमिशियंस ने सिर पे बिठा दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था भाई वो। मैंने मीडिया हाउसेस में, बॉस मीडिया हाउसेस में उसको ऐसे रिसीव करते देखा जैसे उनका जवाई होता है, और जब हम उनको प्रोटेस्ट करते थे हमें निकालते थे, थाने में बिठाते थे, और वो इंसान वहां पे उनके डाइस पे होता था, उसको डिक्लेयर किया जाता, ही इज एन आइकन, सिंबल ऑफ यूथ, नौजवानों के लिए एक सिंबल करके बताया जाता था। तो ये बताना चाहो। और कश्मीर में एक और चीज होता है, हमारे यहां बांड पत्र बोलते हैं। बांड पत्र एक लघु एक्टिविटी है, कल्चरल एक्टिविटी है। ये जो ये कर रहे हैं ना अभी, ये हमारे भी मारे गए, इसको बोलते हैं बांड पत्थर। एग्जाम्पल देता हूं, वंदहामा का कत्ल होता है, मारा गया, बांड पत्थर है ये। हाँ, अल्ताफ को मारा गया, गौ कत्ल हुआ, कुनन पुष्पोरा, ये बांड पत्थर दिखता है। मैं बता रहा हूं, और हम बोलने दीजिए ना उनको, एक होके रह रहे हैं, इनको बोलने दीजिए, हमें ये एक दर्द होके रह रहे हैं, ये तो है मेरे ही बात। कश्मीरी पंडित भाई, अरे जो तेरे उनका दर्द कश्मीरी यहाँ पंडित है, भाई, हम दफा एक करो है, उसकी आवाज को, हमें बांटने बंद की करो ये कोई कोशिश बकवास, करे, बंद करो ये बकवास, और बंद दिल करो से ये मैं ये बात कर बकवास। रहा ये हूं। बांड पत्थर होता है, ये बांड पत्थर होता है। बिट्टा कराटे, क्योंकि बिट्टा कराटे की बहुत चर्चा हो रही है और बिट्टा कराटे के बारे में यह कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है वो साइकोपैथ था, वो मेंटली तौर पे बीमार था। आपकी तो उनसे मुलाकात हुई, आपने एक इंटरव्यू किया, और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उस दौर में आप थे जो सच को सामने लाए, नहीं तो ये बिट्टा कराटे को भारत का फ्रीडम फाइटर बना देते ये लोग। और लोग मुझसे पूछते हैं कि कन्हैया कुमार ने जब आजादी के नारे लगाए थे तो अमीश देवगन तुमको इतना गुस्सा क्यों आ गया था? यही नारे लगते थे कश्मीर के अंदर, सर पानी पिएंगे, हमें चाहिए आजादी, और यही नारे आज कन्हैया कुमार लगाता है जो कांग्रेस के अंदर शामिल है। मनोज जी। अमीश जी, बिट्टा कराटे जिहाद कर रहा था और कह के कर रहा था। मैंने पहली स्टोरी, दुनिया का पहला पत्रकार था मैं जिसने जुलाई 89 में स्टोरी की थी कि कश्मीर में आतंकवाद फूटने वाला है। 5 महीने बाद रुबैया सैयद किडनैप हुई। जब वो फूटा उसके 1 महीने बाद कश्मीरी पंडितों को आतंक के जरिए उनको जान से मार के, उनकी बेटियों को रेप करके, उनके मंदिर तोड़ के, उनके घरों पे कब्जा करके उनको भगाया गया वहाँ से। वो जान बचा के भागे जनवरी 90 में। उसके 1 साल बाद मैंने बिट्टा कराटे का इंटरव्यू किया जिसमें उसने कबूल किया कि मैंने ये कत्ल किया, और वो तो ऐसे बात कर रहा है, कत्ल की बात ऐसे कर रहा है जैसे कि कोई मतलब सब्जी खरीदने की बात करता है, और आप चलिए आप बीसी लगा लीजिए, मैंने बीसी मार दिए। और मैंने कहा कि आपको दर्द होता था कि एक इंसान है आपके सामने तड़प तड़प के मर रहा है, मर गया या तड़प रहा है, आपको लगता था कि मैं इंसान हूँ, इंसान की जान ले रहा हूँ? उस जगह पहले लगता था, बाद में नहीं लगता था, पहले लगता। मैंने कहा अगर इशफाक मजीदवानी आपका एरिया कमांडर आपसे कहता अपने भाई को जान से मार दो, आप मार देते? उसने कहा मार देता। मैंने कहा अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार दो, मार देता। मैंने कहा आपकी हालत तो गुलामी से बदतर हो गई। बोला नहीं, वो जब ज्वाइन करवाते हैं तो हलफ उठवाते हैं कि जो कहेंगे करना पड़ेगा, अगर आप तुम हलफ उठाने को तैयार नहीं हो तो तुम जा सकते हो।
जिहादी मानसिकता, देखिए ये जिहादी मानसिकता है जिसके जो ये कह रहे हैं ना कि हमारे भी मारे गए, हमारे भी मारे गए, मतलब मुसलमान पक्ष के जो लोग कह रहे हैं कि हमारी जिहाद जब आया तब उसने क्या, जिहादियों ने मुस्लिम लड़कियों का रेप नहीं किया। जब हिंदू सारे चले आए तो उसके बाद वहाँ मुसलमान लड़कियां ही तो बची, तो मुसलमान लड़कियों का रेप करने वाले जिहादी मुसलमान ही तो है। बात जिहाद है, बात जिहाद है। अब एक वर्ग देखिए, एक वर्ग ये भी कहता है कि वहां पर कुछ लोग जो दबे कुचले थे इसलिए कश्मीरी पंडित बड़े एलीट क्लास थे इसलिए ऐसा करा गया। ये बरखा दत्त का एक बड़ा ही मतलब एक डिस्टॉर्टेड दिमाग से उसने ये उपज की। उसने स्टोरी के एंड में उसने ये बात कही कि कश्मीरी पंडितों ने सारी पावर अपने पास कर ली थी और इस वजह से, मतलब उसके कहने का मतलब ये था। मैं बताता हूं, क्योंकि मैं इसकी थोड़ी रियलिटी में गया। मैंने सोचा कि कोई भी कोई बात करे तो उसको जरूर उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। मैंने रिसर्च करी कि ये कम्युनिटी बहुत पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, ये गैरतमंद लोग थे जो मेहनत से काम करना जानते थे, पढ़ाई करते थे और अपनी पढ़ाई के सहारे, क्योंकि ये पढ़ते लिखते थे, इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, सीए बनते थे, बड़े बड़े वकील बनते थे, बड़े बड़े जज बनते थे। ये एलीट कम्युनिटी कैसे हो गई? मैं बताता हूं आपको। मेरे दादाजी को, मेरे चाचा जी को 47 में उंगलियां काट के, पैर काट के, अंग काट के उनको मार दिया 47 में। मेरे फादर 17 साल के थे, वो वापस गए, वापस वहां से खेती बाड़ी करके दोबारा से मकान बनाए, दोबारा से रहने लगे 1990 तक। 1990 में मेरे पड़ोस की सिस्टर, मेरे पड़ोस में एक बहन रहती थी, मेरे पड़ोस में एक बहन रहती थी, उसके आरी में काटा गया, उसका बलात्कार किया गया। और हमारा क्या कसूर है? सिर्फ एक ही कसूर था, हम हिंदू थे, हमारा धर्म दूसरा था, इसलिए बार बार हमसे अत्याचार होता है। जी सलमान निजामी, कांग्रेस की जो स्थिति है वो हम सबको पता है, वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। लेकिन केरल कांग्रेस क्या कह रही है? केरल कांग्रेस कह रही है कि मुसलमान भी उससे ज्यादा मारे गए थे, उनका दर्द भी दिखाना चाहिए था। बाद में वो ट्वीट डिलीट कर लिया, बाद में 10 क्लैरिफिकेशन दे दी। क्यों? और आप लोग कहते हो जगमोहन था, जगमोहन नहीं था, जगमोहन ने ये किया। अरे जगमोहन था तो ये बच के वापस आ गए कुछ। देखिए, जो कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ हुआ, हमें खेद है उसका, और ये हकीकत भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ दिखा रहे। अब मैंने बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। मैंने बोला किसी के, अब उनको लेट हिम स्पीक। ठीक है, आप मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं, ये पहले बता रहा हूं। आप बोलिए ना, फिर आप अपनी बात को रखिएगा अपने मौके पर। काउंटर कर रहे हैं आप, उसको फेस नहीं कर रहे। लेट हिम स्पीक। इट प्रूव्स यू आर रॉन्ग। सबसे बड़ी बात है, हम यहां लड़ेंगे, ये भी हमारे भाई हैं, भाई नहीं, पहले बताओ क्यों? मैं किसी कश्मीरी इस्लामिस्ट का आप भाई कश्मीरी पंडित एक हैं। हाँ, ये में से कोई तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारा भाई नहीं। जब आप तक फेस करिए ये नहीं बोलोगे जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो नरसंहार था। जब टिकालाल टेपलू मर गए, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर था। जब नीलकंठ गंजू मर गए, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर था। जब उषा मर गई, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर था। जब दीनानाथ मर गया, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर था। जो यूसुफ हलवाई है, सबसे पहले वो मारा गया। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला ने अपनी ड्यूटी को, जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा करके ये लिखा था कि हम सब की जान माल धार्मिक स्थान उनका संरक्षण फारूक अब्दुल्ला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो फारूक अब्दुल्ला 18 तारीख को भाग गया और हमें इनके सामने छोड़ दिया। ये पूछना पड़ेगा इनसे। जगमोहन जी, जगमोहन, आप यू आर नॉट रेडी टू लिसन। व्हाई आर नॉट यू रेडी टू लिसन? यू हैव टू लिसन। वी हैव लिसन टू यू। यू हैव टू लिसन नाउ। You have to listen. When we listen to you patiently, you have to listen. Be a human. Sub reports. One minute. सब रिपोर्ट जगमोहन जी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को भेज रहे थे कि यहाँ क्या कई लेटर लिखे, सही कह रहे हैं, ये कई चिट्ठियां लिखी थी उन्होंने। Listen. And it was your Prime Minister Rajiv Gandhi who was sending those reports back to Farooq Abdullah, इसको इन्वेस्टिगेट करो।
और फारूक अब्दुल्ला वाज हैंड इन ग्लाव विद टेररिस्ट देयर। होम मिनिस्टर कौन क्या था? बता रहे थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद था। सरकार किसने बनाई उनके साथ? इन्होंने बनाई। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। इन्होंने बनाई। बात कर सरकार बनाई। अगर राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आपने सुना नहीं जो मनोज रघुवंशी ने बोला? अब एक जवाब आप बात को रखा। सर एक सेकंड सलमान महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार इन्होंने बनाई। मानिए, मेरे को बाकी महिलाओं के पास भी जाना है, उनकी बात को सुनने के लिए। एक सेकंड देखिए, ये एक ऐसा दुख दर्द है, मुझे लगता है कि उसमें हमें मर्यादा को बना के रखना चाहिए। अभी आपने सुना 5 महीने से प्लानिंग हो रही थी, और मेरी जानकारी कहती है ये एक दिन में कुछ नहीं हुआ, इसकी प्लानिंग 10 साल से हो रही थी। मैं यहां गॉड से था, वहां वो थे कि कश्मीरी पंडित शिकार हुए इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का, जहां पर नारे लगाए गए तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां पर यह कहा गया कि निजाम मुस्तफा हमें लेके आना है और हमें कश्मीर चाहिए हिंदू औरतों के साथ और हिंदू मर्द के बगैर। देखिए अमीश जी, इस पैनल में 2 ऐसे लोग हैं, सुधांशु जी और मैं, जो नॉन कश्मीरी हैं। मैं झारखंड में पैदा हुआ, उस समय शायद 3-4 साल का छोटा बच्चा रहूँगा। मुझे लगता है कि जितनी बातें हमने सुनी सामने रह कर के, बहुत ज़्यादा डीकंस्ट्रक्ट करना, ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, ये सब कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा इतना कहना चाहिए था कि माफ़ कर दो, और गलत हुआ। दूसरा कि जैसा अब मुझे लगता है लोग अब इस बात को ज्यादा समझेंगे। इनको परेशानी हो रही है। गुजरात फाइल्स खुलने के बाद दर्द क्यों आ गया? ठीक है जी आप मोदी जी को कब माफी मांगे, क्योंकि उस वक्त मोदी जी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार। एक सेकंड, उसके लिए कब माफी मांगेंगे ये बताइए। और ये गुजरात फाइल्स भी खुलेगी। अच्छा सुनिए, अरे सुनिए तो, अरे ये बताइए गुजरात पे एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए, उस बारे में भारत के इतिहास में इकलौता मौका है जबकि होम मिनिस्ट्री ने किसी एक राज्य के लिए स्पेशल ऑफिसर नियुक्त कर दिया कि गुजरात के मैटर्स देखेगा, और उसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज किए गए, गुजरात के लोगों पे कितने मुकदमे दर्ज हुए, एक चीज सुप्रीम कोर्ट में गई और सब गलत साबित हुई। सारे वो जो 60 जलाए गए थे वो क्या थे? वो गाजर मूली थे, वो आलू थे जो जला दिए गए थे। बोलिए ना, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद 1990 में कोल्ड हो गया था, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था उनको, उन्हीं के बेटी के साथ सरकार बनाई बीजेपी। गलती थी इनकी, ये अपराध बोध नहीं था। माफी मांगिए ना, माफी मांगिए। आपने क्यों जब थी तो 1990 के गुनाहगारों को क्यों नहीं फांसी मिली? इसकी माफी कौन मांगेगा? मांगिए। मैं हूं कश्मीरी पंडितों के साथ, आप बताइए। मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब मैं जवाब, आइए जंतर मंतर पे अब मैं बोल सकता हूं। चलिए आप बोलिए शोएब जमाई, अब तो मैं अपनी बात करूंगा ना, बीच में नहीं बोलेंगे। देखो क्या हंस रहे हैं लोग, हंस रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस मत करो, इसको सही पता ही नहीं है। कौन एंजॉय कर रहा है, कौन एंजॉय कर रहा है? ये कांग्रेस का वो मैं इनके झगड़े पे हंस रहा हूं। अब देख रहे जी, सुनिए, मुझे लगता है मुस्कुराना नहीं चाहिए, संवेदना में जवाब दूं। बहुत सीरियस एस्पेक्ट है। गिरजा टिक्कू का रेप किया, आरएसए काटा, और ये लोग हंस रहे हैं। जी नहीं, गलत है। और ये जो है ना, मैं इनको बताना चाहता हूं, सर्वानंद प्रेमी, दिस इज कांग्रेस pseudo secularism of 70 years that has killed us. मैं बताता हूं सर। सर आप लोग कभी बीजेपी से सवाल क्यों नहीं पूछते? अच्छा, मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटे के साथ सरकार क्यों बनाई? आप क्यों बीजेपी और कांग्रेस? आप तो इंसान हो ना, मुस्कुराने की जरूरत क्या थी? रखो इतने सीरियस मैटर में मुस्कुराने की। एक सेकंड, मुस्कुराओ, आपको हंसी क्यों आई? देखिए ये आपने बात क्यों? एक सेकंड, आप हंसे क्यों? या मदारी चल रही है? आप मुझे बताइए, या आपस में झगड़ रहे हैं? मदारी चल रही है क्यों? हंसा नहीं मैं इन पे हंसा कि ये मदारी बना रहे हैं, ये इस पे नहीं, ये मदारी बना रहे हैं। आपको हंसना नहीं चाहिए। नहीं, मैं हंस नहीं रहा था, मैं इनको देख के मुस्कुरा रहा था। क्यों? ये यहाँ देखिए किस तरीके से हंसना और मुस्कुराना कैसे होता है? जरा करके बताइए, हंसना और मुस्कुराना अलग कैसे है? देखिए सुनिए, ये बताइए। आप मुद्दे की बात करिए। सुनिए, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनसे सवाल करिए। हंसना और मुस्कुराने में डिफरेंस क्या है? अरे ये लड़ रहे हैं आपस में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई बात तो सुनो, आपस में झगड़ना है, कंपैरिजन करना है। मेरे को सवाल का जवाब बताइए कि कश्मीरी पंडित कब वापस जाएगा? आपको अफसोस है? मैं इन पे मुस्कुराया कि ये क्यों आपस में मुस्कुराया नहीं?
मैं हैरान हूं इन लोगों पे। किसी के मैयत पे मुस्कुराया नहीं जाता। हमने नहीं, हम मैयत के साथ हैं। अगर कश्मीरी पंडित आज मर रहा है, वहां मुसलमान किसी के मैयत पे मुस्कुराया नहीं जाता। कोई नहीं, ये बेसिक सेंस होती है। मुस्कुरा नहीं रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की बात कर रहे हैं। जिस आदमी को अभी कोई चिल्ला रहा था उनके ऊपर, उनको गिरजा तिक्कू ने, जिसको आपने गैंगरेप किया और कैसे किया, उन्होंने पलायन किया था, जम्मू आ गई थी, उसके साथ सहयोगी थे, उन्होंने उसको बुलाया वापस, बोला हालात ठीक हो गए, अपनी तनख्वाह ले ले, और उन्होंने उसको किडनैप किया, मास गैंगरेप किया, कई दिनों तक किया, और उसके बाद उसको जिंदा आरे की मशीन के ऊपर 2 हिस्सों में काट दिया। और ये लोग उनके वो आदमी यहां पे बैठे हैं जो जिन्होंने उसकी दूसरी बात, हम हिंदुओं के जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। दुनिया में सबसे लंबा चलने वाला नरसंहार हिंदुओं का नरसंहार है। हिंदुस्तान में शुरू हुआ, गजवाए हिंद की लड़ाई से शुरू हुआ, 1000 साल पहले जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब्जा किया, तब से यह परंपरा चल रही है। मैं गिनूंगा नहीं, लेकिन पिछली सदी के शुरुआत से करूंगा, और कांग्रेस का रवैया बताना चाहता हूं। मोपला मैसेकर, सही बात है, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ऐसी इनसेंसिटिविटी दिखाई। अभी टाइम नहीं है एक एक चीज बताऊं, क्योंकि एनी बेसेंट ने उनको बताना पड़ा कि वहां औरतों के साथ क्या हो रहा। दूसरी बात, 1946 में नोआखाली में जिना के वो जिहादी रजाकारों ने क्या किया, वो हिंदुस्तानी थे उस दिन। 14 अगस्त तो गद्दारी की, हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, लेकिन उस दिन 1940 में हिंदुस्तानी थे। कलकत्ता और बंगाल के दूसरे शहरों की सड़कों पे हिंदू की लाशें गिद्ध से खा रहे थे कई दिनों तक। फिर 15 अगस्त 1947 हुआ, लाखों हिंदू और सिख इसी कांग्रेस से, इसी नेहरू एंड कांग्रेस ने पाकिस्तानी जिहादियों के हवाले कर दिया, ये जानते हुए कि लाहौर की सड़कों पे जिहादियों ने हिंदू और सिख औरतों को नंगा नचाया डोल की बीट पर, यह जानते हुए किया। उसके बाद उनके साथ क्या किया, नेहरू लियाकत अली पैक्ट, नेहरू लियाकत अली पैक्ट कि तुम अपनी अकलियतों को संभालो, हम अकली अपने यहां पे संभालेंगे। हमारे मुसलमान तो फल फूल रहे हैं, आज चैनल के ऊपर कुछ भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर 25% हिंदू और सिख थे, 1.5%। आज आपको बता रहा हूं, 2 दिन पहले बांग्लादेश में 11 साल की लड़की को उठा के ले गए। 4 दिन पहले पाकिस्तान, लेट मी कंप्लीट, 4 दिन पहले पाकिस्तान, चुप और नहीं, सुनो, ये गुजरात की बात कही। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दंगा कहां हुआ, सबसे लंबा? सूरत गुजरात में 1 साल तक चला है, हजारों लोग मारे गए। बोलो किसकी सरकार थी? 5000 लोग मारे गए। बोलो किसकी सरकार थी? और सुनो, पूरी बात करोगे। किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि हाँ मैंने मरवा दिए, मगर सुनिए, सर पे गोली मारी, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा हाँ मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था, 40 मर जाते तो गम नहीं था। बोलो किसी मुख्यमंत्री ने बोला कि मरवा दिए और उसके बाद उनके साथ खड़ो? वो गांधीवादी थे, वो गांधी की कांग्रेस थी, राजीव गांधी कांग्रेस थी जो कह रही थी मैंने मरवा दिए, तो क्या हो गया? और जहां इतने कश्मीरी गांधी जी को दोष देंगे, उसके बाद क्या हुआ? और जहां गांधी जी को दोष देंगे, मुस्लिम मारे गए। अरे ये बताओ, गांधी जी को नहीं, राजीव गांधी की बात कर रहे हैं। मैं राजीव गांधी कह रहा हूं ना, गांधी वो महात्मा गांधी की बात कर रहे थे, कांग्रेस और महात्मा गांधी के बारे में मैं कहता हूं, सुनिए, मोपला पे जो महात्मा गांधी ने कहा एनी बेसेंट नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी आलोचना की है, जाके चेक कर लीजिए, पढ़े लिखे आदमी जाके चेक कर लीजिए। पूछिए आप 1992 की बात लोकतंत्र है जो अब मैं आप कुछ कहना चाहते हो और कुछ हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, 2 मिनट सुनिए। हाथ जोड़ रहा है व्यक्ति, सुनिए सुनिए सुनिए, हिम्मत से बोलिए, सुनिए बात कीजिए यहाँ पे। आप मुझे बताओ 86 में क्या हुआ था, आपको याद है? आपको याद है वो क्या किया आप लोगों ने? उसके बाद कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, घर में जाके सो गए और अपना खाना वाना खा के सो गए आप लोग, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। आप बताइए क्या हुआ? ये बच्चा देखो, ये आप जो फोटो दिखा रहे थे मई साहब, ये भी हाथ में रख लेते, मैं खुश हो जाता। दे दीजिए, मैं रख लेता हूँ। रख लो ना, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये छोटी बच्ची है, ये बच्ची है वालों के लिए भी इंसाफ, दिखा रहे हो, कदल वालों के लिए भी कितनी छोटी बच्ची है, आपकी बेटी इस बच्चे को कैसे मारा, बाप की लाश तो और एक लोन साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, लिटरली शर्म आनी चाहिए, कम से कम एक्सेप्ट तो कर लो, अब तो एक्सेप्ट कर लो 32 साल के बाद कि हाँ गलती हुई हम लोगों से, हम लोगों ने आप लोगों को मारा, रेप किया,
कुछ तो बोलो, शर्म आती है आप लोगों को देख के मुझे। यहाँ लगता है कि तुम लोगों को मारूं, लेकिन क्या करूं, हिंदू हूं, भारतीय हूं। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जोर से बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय। आप लोग भी बोलिए, आप नहीं है भारतीय, भारत माता की जय। क्यों गिरी मत करो, सवाल पूछो अपना। नहीं, अपनी बात कह रहे, भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? सवाल पूछो, भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? भारत माता की जय उसे हड़का रहे हो, उसे एक सेकंड उसे हड़का रहे हो कि भारत माता की जय, तुम नेतागिरी मत करो। भारत माता की जय नेतागिरी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये नेतागिरी कैसे है भाई? भारत की माता की जय नेतागिरी कैसे है? नेतागिरी वंदे मातरम नेतागिरी कैसे है? जय हिंद नेतागिरी कैसे है? अरे बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, किसको दिक्कत है? बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमने ऐसे कॉलेजेस खोल के रखे हैं जहां पता नहीं कौन से फसल, गद्दारों की फसल निकलती है, मुझे कोई गिना नहीं होता बोलने में। एक आदमी जो 8 साल फेल होता है यूनिवर्सिटी में, हम कश्मीरी पंडित उसको बुद्धू बोलते हैं, आप लोग उसको बुद्धिजीवी बोलते हैं। हमें गोली मिलती है और उसको कांग्रेस का टिकट मिलता है, कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार तो कहा क्या कश्मीरी नहीं है ना वो। अरे आप छोड़िए, अरे भाई आपको जिद हो वो बोला सकती है। हर, उन्होंने बोला हर घर से अफजल निकलेगा। आप किसको बोल रहे हैं? आप मुद्दे से मैंने दोनों से मेरे को बोलिए ना। मैं कश्मीर से हूँ, सलमान निजामी पे सवाल करिए ना। मैं बताइए कांग्रेस उनको टिकट दिया कि नहीं? टिकट कहाँ दिया? इतनी मतलब आप बताइए, कन्हैया कुमार का सहारा चाहिए आपको? लड़ाई झगड़े से कन्हैया कुमार का सहारा चाहिए आपको? नहीं, कन्हैया कुमार का रिलेशन है, वही वो आजादी के नारे लगा रहा था जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, तब उसी आजादी के नारे लगा रहा था। वो तो गॉडसे के समर्थक यहाँ बैठे, इनसे सवाल करिए ना। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि वहां मुसलमान भी मरा, सिख भी मरा, ईसाई भी मरा, आज भी मर रहा है। जब भाजपा सरकार ने हिंदू सिख क्या किया उन्होंने? देखिए, पहली बात तो ये कन्हैया कुमार का भी रेफरेंस आप अच्छा लाए, जानते हैं बोला बुद्धिजीवी मैं बात कश्मीर की कर रहा हूं, तो फिर बता रहा हूं मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। आपने 8 साल के लिए बस जवाब बताइए, क्योंकि उसने नारा क्या लगा था? 370 भी हट गया। जंग चलेगी कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी तक। मैं महिलाओं के पास तो जाना चाहता हूं, मैं आता हूं। आप कुछ कहना चाहती है मैडम? आप कोई कुछ कहना चाहता है यहाँ पर? जी, आप बेटा कुछ कहना चाहते हैं? जी, बोलिए। सर, मैं बोलना चाहती हूँ, जो वो फोटो दिखाई है, ही इज़ मेरे पापा का बहुत क्लोज रिलेटिव। वो जो छोटा बच्ची है, ये जो छोटी बच्ची है, ये सिर्फ 8 साल की थी जिस टाइम पे इसको गोली मार दिया गया अनंतनाग में 1990 में। मैं तेलवन में और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मोदी जी से कि वो कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडित यूथ के लिए, क्योंकि मैं भी यूथ हूँ, करें, कुछ करें। उन्होंने 370 हटाया, उन्होंने 370 हटाया है। कांग्रेस वाले टाइम पे वो 370 क्यों नहीं हट पाया? जी। अब आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ 86 में? मैं इतनी सी थी जब आप लोग आ गए और हमारे मंदिरों को जलाया। आप मत कहिए। और किसको? मुसलमान लोग ही थे वो। जी, माइक मुसलमान भाई ही लोग आ गए थे हमारे मंदिर। नफरत मत। हिंदुस्तान बोलिए जिंदाबाद, बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप जो आइडियोलॉजी लेकर आते हैं, उस आइडियोलॉजी को लेकर अपने बच्चों के पास अपना चेहरा दिखा पाते हैं? दिखा पाते हैं अपना चेहरा इस आइडियोलॉजी के साथ? मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैं सिर्फ सवाल सरकार से कर रहा हूं कि कश्मीरी पंडित वापस कब जाएगी। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आए और मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं आपकी बात को पहुंचा पाऊं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यह देश है हमारा में इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं लाख टके की बात एक जरूर बताऊंगा कि माफी, चर्चा, विमर्श बहुत हो चुका है। इससे हिंदुस्तान को सबक लेना पड़ेगा जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ। इससे सबक लेने का वक्त आ गया है। नमस्कार।